लोकसभा चुनाव के पहले चरण में जिस तरह से मतदान प्रतिशत में कमी आई है, वो इस बात का साफ साफ प्रमाण दे रही है कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने देश के लोगों को दो चीजें दी हैं। एक तो निराशा दिया है और दूसरा लोगों में डर दिया है। पूरा देश आज इस लोकसभा चुनाव के दौरान या तो निराशा में जी रहा है या फिर डर में जी रहा है, दहशत में जी रहा है। इसके तथ्य, इसके प्रमाण चारों तरफ आज दिख रहे हैं। मोदी जी का प्रचार चल रहा है कि अभी तो हमारा एक टेलर है। आज पूरे देश में इंडिया गठबंधन जिस तरह से चुनाव लड़ रहा है और जमीनी स्तर पे अलग अलग राज्यों में जिस तरह से उसे साइलेंट सपोर्ट मिल रहा है, उसकी बौखलाहट देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर और अब उनके भाषण में भी दिखने लगा है। पिछले 10 साल में इस देश के नौजवानों में जब अच्छे दिन का वादा करके प्रधानमंत्री जी आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार जो है हम अवसर पैदा करेंगे। 10 साल बाद आज इस देश में जो आंकड़े आए हैं, देश का 83% नौजवान बेरोजगार है और हरियाणा जिस राज्य में हम बैठे हैं, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दर है। और ये शर्म की बात है कि 10 साल से केंद्र में सरकार, 10 साल प्रदेश में सरकार, डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा के नौजवानों की ऐसी दुर्दशा कर दी है कि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री सरेआम कहते हैं कि रोजगार चाहिए तो इजराइल चले जाओ। मतलब हरियाणा के अंदर रोजगार नहीं है। ये हमें कहने की जरूरत नहीं है, देश को कहने की जरूरत नहीं है। और जब इजराइल जाने की बात होती है तो देश के प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई भरोसा नहीं आता है कि नहीं, भारत के अंदर हम रोजगार देंगे, इजराइल जाने की जरूरत नहीं है। पूरे दुनिया के अंदर अलग अलग देश के लोग अपने लोगों को जहां पर क्राइसिस है, जिस कंट्री में, वहां से बुला रहे हैं। और हमारे यहां इतनी मजबूरी है कि हम उन नौजवानों को रोजगार के लिए आग में झोंक रहे हैं। पूरा नौजवान जो है वो निराशा में है। दूसरा सबसे बड़ा तबका किसान है। किसानों के आय डबल करने का वादा, उनके भी अच्छे दिन आने वाले थे। 10 साल बाद हरियाणा इस बात का भी गवाह बना है। किसानों ने 1 साल तक उनको 3 काले कानून जबरदस्ती उनके ऊपर थोपे गए। 1 साल दिल्ली के बॉर्डर पे गर्मी में, बरसात में, जाड़ा में किसान पड़े रहे। केंद्र सरकार को मजबूरी में तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। मोदी सरकार ने यह वादा किया था कि हम एमएसपी को कानूनी गारंटी देंगे। किसान इंतजार करते रहे। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, साल बीता। जब पार्लियामेंट का आखिरी सत्र बुला करके समाप्त कर दिया गया तो किसानों ने ऐलान किया कि भाई हमारी एमएसपी की गारंटी का क्या हुआ कानून का। और ये पूरा इलाका है, जब किसान दिल्ली की तरफ बढ़े, हरियाणा के अंदर गांव-गांव में पुलिस, हमने तो वीडियो में देखा था। आज हमने जब साथियों से बात की तो लोगों ने बताया कि कैसे यहां पुलिस गांव-गांव घूम रही थी, भाजपा की, लोगों को डरा रही थी, धमका रही थी, पर्चे निकाल रही थी, कागज कह रहे थे कि हम तुम्हारी संपत्ति जब्त कर लेंगे, एफआईआर कर रही थी। पूरे किसानों को एमएसपी की तो गारंटी नहीं मिली, लेकिन अंबाला से लेकर के और इस पूरे रोड पर कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा, इस पूरे जो बॉर्डर का इलाका है, शायद हर गांव में पर्चे पहुंच गए। लोगों से कहा गया कि पेट्रोल मत दो ट्रैक्टर के लिए।
किसान अन्नदाता है, लेकिन जिस तरह से कीड़े बिछाई गई, जिस तरह से एक नौजवान को गोली मारी गई, आज पूरा किसान निराशा में है। तीसरा जो है महिलाएं, इसका भी सबसे बड़ा उदाहरण है। देश के अंदर आज पूरे देश में दो घटनाओं की चर्चा हो रही है। एक मणिपुर में, जिस तरह से डबल इंजन की सरकार मणिपुर में भी है, केंद्र में भाजपा की सरकार, मणिपुर में भाजपा की सरकार। वहां पे डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से उस सरकार के अंदर निर्वस्त्र करके महिलाओं को घुमाया गया, जिस तरह से वहां पर अत्याचार हुआ, और आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की हिम्मत नहीं हुई कि वहां के मुख्यमंत्री से एक बार इस्तीफा भी मांगे। दूसरी तरफ हरियाणा की बेटियों को जिस तरह से इस सरकार ने बेइज्जत किया, वो खिलाड़ी अपने घर की नहीं थी, पूरे देश का नाम उन्होंने दुनिया में जाकर के रोशन किया था। जिस तरह से जंतर मंतर पे बैठी थी, घसीट करके 26 जनवरी से पहले उनको जिस तरह से घसीट करके और वहां से बाहर फेंका गया, जिस तरह से वो रोती रही, आंसू बहाती रही, लेकिन इस भाजपा सरकार के किसी भी कान में जू नहीं देगा। आज तक महिलाओं को सवाल का जवाब नहीं मिला है। तो समाज का हर तबका, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, हर तबके में निराशा है। मजदूरों को जिस तरह से नया अधिकार तो नहीं मिला, लेकिन जो भी कानूनी अधिकार थे संवैधानिक, उन सारे कानूनों को काट करके केवल 4 कानून में सीमित कर दिया गया। आज वो अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते। तो ये जो निराशा का दौर है, इस निराशा के दौर में आज मोदी सरकार ने एक हथियार अपनाया है कि लोग काम के तो नाम पे हमें वोट नहीं दे सकते, तो डर पैदा करो। आज इस देश के अंदर जो डर है, वो डर व्यक्तिगत स्तर पर भी है। हमें लोगों ने अभी बताया कि इस कुरुक्षेत्र के अंदर भी व्यापारी हैं, कह रहे हम आपकी बैठक नहीं करा सकते, वोट जरूर देंगे। क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि डर है कि आज अगर वो खुलेआम अगर बैठक कराते हैं, इंडिया गठबंधन की अपोजिशन के लोगों की बैठक कराते हैं, तो शायद उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। और जिस तरह से एक एक करके पिछले 10 साल में भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जो टेलर दिखाया है मोदी सरकार ने, शायद आज तक इतिहास में इस तरह की घटना नहीं घटित हुई। पार्लियामेंट है हमारे पास, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि एक साथ 150 सांसदों को एक्सपेल कर दिया गया। सारा विपक्ष का सांसद संसद से बाहर है और सदन में कानून पास हो रहा है। ये मोदी सरकार के भविष्य के लोकतंत्र का टेलर है। चुनाव आयोग की नियुक्ति जो कमेटी करती है, उस नियुक्ति कमेटी में से अपोजिशन तो छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को निकाल करके बाहर कर दिया गया, जिससे कि भाजपा का बहुमत हो, चुनाव आयोग हमारी मुट्ठी में रहे। ईडी, सीबीआई और आईटी का जो पूरा खेल चल रहा है, मेरे ख्याल से ये किसी से छुपा नहीं है। और कुरुक्षेत्र तो आज सबसे ज्यादा देश के अंदर चर्चा में है कि किस तरह से जिस जिंदल साहब के ऊपर खुद प्रधानमंत्री जी कहते थे कोयला चोर है, आज वो उनका कोहिनूर बन गया है केवल ईडी के दम पर। ऐसे ही तमाम घटनाएं देश के अंदर हुई हैं। चाहे वो अजीत पवार का नाम लिया जा रहा है, 70,000 करोड़ों के घोटाले का जो है, मोदी जी कहते थे कि हमारी सरकार आने दो, इसको जेल की चक्की पीसिंग कराएंगे। आज वो उप मुख्यमंत्री बन गया भाजपा में आकर के। अशोक चौहान आज राज्यसभा का सांसद बन गया भाजपा में आकर के, आदर्श घोटाला अब गायब हो गया। हेमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री बन गया। तो पूरे देश के अंदर जिस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग करके सभी लोगों में दहशत पैदा किया जा रहा है, ये तानाशाही का दूसरा उदाहरण है। तीसरा, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितनी भी चुनी हुई सरकारें हैं विपक्ष की, सारी सरकारों को या तो तोड़ा जा रहा है, या खरीदा जा रहा है, या तो डराया जा रहा है। पूरी तरह से हर सरकार को, और कुछ भी नहीं अगर मान रहा है कोई, तो जेल में डाला जा रहा है।
आज दिल्ली के अंदर प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, जिसके आरोप पर उनको जेल के अंदर उठाकर डाल दिया गया। ना कोई एफआईआर, ना कोई सबूत, ना कोई कन्विक्शन। चुना हुआ मुख्यमंत्री जेल के अंदर है और जिसके आरोप के आधार पर है शरद रेड्डी उससे 60 करोड़ रुपया लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने उसे जमानत दिलवा दी। वो सरेआम घूम रहा है। पैसा दिया शरद रेड्डी ने शराब घोटाले के नाम पर, पैसा लिया भारतीय जनता पार्टी ने। आज ऑन रिकॉर्ड है, गृह मंत्री ने 3 दिन पहले उसे स्वीकार कर लिया कि मध्य प्रदेश की हमारी यूनिट ने पैसा लिया है। वो बाहर है और चुना हुआ प्रचंड बहुमत, मेरे ख्याल से भारत के अंदर, भारत के इतिहास में आज तक 70 में से 67 सीट जीतने वाला कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। इतनी प्रचंड बहुमत किसी को नहीं मिली। एक बार नहीं, 3 बार का मुख्यमंत्री जेल के अंदर है। और तानाशाही का आलम यह है कि आज अरविंद केजरीवाल की पत्नी, अरविंद केजरीवाल के बेटे, अरविंद केजरीवाल के माता पिता अरविंद केजरीवाल से ऐसे बैठ के बात नहीं कर सकते। शीशे की दीवार खड़ी कर दी गई। अभी ये सब जानते हैं हरियाणा के अरविंद केजरीवाल रहने वाले हैं, तो उनको शुगर के पेशेंट हैं। गिरफ्तारी के बाद से कल तक उनको शुगर की दवा नहीं लेने दी गई। जब वहां पे हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इतना हंगामा हुआ, आज सुबह से उनको इंसुलिन का इंजेक्शन जो है वो दिया गया है। लगभग 1 महीना, 21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे, 21 अप्रैल, 1 महीना को उस व्यक्ति को बिना दवा के जेल के अंदर रखा गया। तो ये जो तानाशाही का पूरा आलम है वो इस बात को इंगित कर रहा है लोगों के अंदर। जिस तरह से भाजपा के नेता घूम घूम कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो अब हमें 272 का बहुमत नहीं चाहिए, हमें 400 का बहुमत चाहिए। और जाकर के छोटी छोटी मीटिंगों में कह रहे हैं कि 400 हमें इसलिए सीट चाहिए कि हमें संविधान बदलना है। संविधान बदलने का मतलब क्या है आप समझते हो? संविधान बदलने का मतलब है कि इस देश के हर समाज, चाहे वो दलित समाज है, चाहे पिछड़ा समाज है, चाहे समाज के जितने लोगों के लिए इस संविधान में आरक्षण के माध्यम से अलग अलग महिलाओं के लिए, अलग अलग लोगों के लिए जो अवसर प्रदान किए गए, वो सारे खत्म होने वाले हैं। क्योंकि अगर भारत का संविधान अगर बदला जाता है तो भारत का लोकतंत्र अगर खत्म होता है तो कल तो चुनाव भी नहीं होगा। और ये बात सूरत के चुनाव में उन्होंने प्रूफ किया। नॉमिनेशन तो होगा, वोट नहीं पड़ेगी। कल वो भी एक टेलर दिखाया है उन्होंने कि किस तरह से नॉमिनेशन के बाद वोट नहीं होगा, चुन लिए जाएंगे लोग। इसी संविधान के तहत जो है वो चुन लिए जाएंगे। संसद होगी लेकिन उनके मुट्ठी में होगी। चुनाव आयोग होगा लेकिन उनकी मुट्ठी में होगा। एजेंसियां होंगी लेकिन उनकी मुट्ठी में होगी। मीडिया होगा लेकिन उनकी मुट्ठी में होगा। अब जिस तरह का सूरत में रोल मॉडल उन्होंने क्रिएट किया है, कैंडिडेट नॉमिनेशन तो करेगा लेकिन वोट नहीं होगा, निर्विरोध वो चुन लिया जाएगा। इस परिस्थिति में आज देश के अंदर लोकसभा का चुनाव हो रहा है। मैं कुरुक्षेत्र एक ऐतिहासिक जगह है। आज मैं यही अपील करने आया हूं कि पूरे देश के लोग, जो आज संविधान है, लोकतंत्र है, जो भी हमारे पास अधिकार है, वो ऐसे भीख में नहीं मिला। इसके लिए हमारे पुरखों ने, लाखों लोगों ने कुर्बानी दी। उसके दम पर हमें ये चीजें हासिल हुई हैं। अगर आज सभी लोग मिल करके नहीं लड़े, क्योंकि अब ये लड़ाई एक सांसद बनाने की लड़ाई नहीं बची है, एक सरकार बचाने की लड़ाई नहीं बची है, इस देश को बचाने की लड़ाई बन चुकी है। इसलिए सभी लोगों से हमारी अपील है कि एकजुट होकर के इस देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, और लोगों की जिंदगी में बेरोजगारी की जो समस्या है, महंगाई की जो समस्या है, किसानों की जो समस्या है, मजदूरों की समस्या है, उन समस्याओं के समाधान के लिए, क्योंकि लोकतंत्र बचेगा तभी इनका समाधान होगा। अगर आज कोई नहीं बोल सकता है तो 400 पार के बाद कोई बोल नहीं सकता। किसी की हिम्मत नहीं है कोई बोल सकता है। पॉलिटिकल पार्टियों को उठाकर डाल देंगे। आज देश के अंदर एक व्यक्ति
को लगता था उनको कि दिल्ली के अंदर वो जहां प्रधानमंत्री जी रहते हैं वहीं अरविंद केजरीवाल रहता है, 24 घंटे मोर्चा संभाले रखा रहता है। आज उनको उठा करके उनको कोई मतलब एक रत्ती का सिकन नहीं हुआ। 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को उठा के डाल दिया, जेल के अंदर डाल दिया। तो एक आम आदमी कल कैसे बोल सकता है? इसलिए मैं यही अपील करने आया हूं कि सब लोगों को मिल करके इस देश को बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा। हमारे पुरखों ने इस देश को अंग्रेजों की आज़ादी से लड़ाई लड़ करके हमें आज़ादी दी। आज इस तानाशाही से लड़ करके हमें इस संविधान और लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा, तभी ये देश आगे बढ़ने की तरफ अपना मार्ग प्रशस्त कर सकता है। कुरुक्षेत्र के अंदर जहाँ तक अभी हमने बातचीत की, आम आदमी पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन के लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शायद पहली बार ऐसी स्थिति में आई है 10 साल के सरकार के बाद कि उनको अपनी पार्टी से एक कैंडिडेट नहीं मिला जिसको लड़ा सके। 10 साल से लोग कह रहे हैं कि 14 के बाद जिंदल साहब इस कुरुक्षेत्र में नहीं दिखे। तो एक अजायब घर से जिंदल जी को पकड़ के ला करके जबरदस्ती चुनाव लड़ाने की मजबूरी में अगर भाजपा आई है, तो मुझे लगता है कि डबल इंजन की सरकार की ये पूरी तरह से फेल्योर है, पूरी तरह से असफलता है। और आज जिस तरह से हर समाज के हर तबके का समर्थन इंडिया गठबंधन को मिल रहा है, हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा के अंदर, क्योंकि सबसे पहले से प्रचार और मेहनत कुरुक्षेत्र में हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा मतों से कुरुक्षेत्र जो है एक संदेश दे। यहाँ से तो यहाँ धर्म युद्ध लड़ा जाता है, इतिहास इसका है, और मुझे उम्मीद है कि कुरुक्षेत्र इस बार कम से कम एक बड़ा संदेश देगा। थैंक यू फॉर क्वेश्चन। आप धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में आए हैं, हरियाणा की जनता कहती है आम आदमी पार्टी के आप आए हैं, भगवंत मान आए, हरियाणा के लिए SYL की बात नहीं करती, आप भी आए, आपने कुछ कहा। देखिए, SYL की भी हम बात करते हैं, हम हर मुद्दे पे बात करते हैं, किसी मुद्दे को हम नहीं छोड़ते हैं। लेकिन इस देश का संविधान, लोकतंत्र, आवाज उठाने की, बात करने की कोई गुंजाइश बचेगी तभी तो सभी समस्याओं का समाधान होगा। आज तो जो परिस्थिति बनी है कि सब कुछ खत्म होने की तरफ जा रहा है। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो किसी की आवाज कौन उठाएगा? अभी किसानों ने आवाज उठाई, क्या उसका परिणाम निकला? तो इसलिए हर मुद्दे पे हम बात करते हैं, हर मुद्दे का समाधान होगा, लेकिन जरूरी यह है कि उस समाधान की ताकत कहां से आती है? हमारे संविधान से आती है, उसी पे हमला हो रहा है। इसलिए आज जरूरी यह है कि अगर घर ही टूटा जा रहा है तो पहले घर को बचाया जाए, कमरे का भी समाधान निकलेगा। मंत्री जी, आप पहले भी कुरुक्षेत्र में रहे हैं यहाँ पर और आज भी आए हैं, तो क्या जनसभाएं करेंगे आप? गाँव में जाकर प्रचार करेंगे? अभी अलग अलग जगहों पे सभाएं हमारी हैं, वहां जाके हम प्रचार करेंगे। फर्स्ट फेज का तो मतदान हुआ काफी। SYL की मैं बताऊं, SYL का देखिए, SYL जो है हरियाणा प्रदेश की जीवन रेखा है, और SYL का इशू ना तो पंजाब सरकार के पास है ना हरियाणा सरकार। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है कि केंद्र सरकार नहर बनवाए, और ये कमजोर हरियाणा की सरकार केंद्र से नहर नहीं बना रही। पंजाब के अपने इशू हैं, हरियाणा के अपने इशू हैं, पर नहर जब केंद्र सरकार ने बनानी है तो इस सरकार को केंद्र पे दबाव डाल के नहर बनवानी चाहिए। मंत्री जी, मेरा सवाल ये था, फर्स्ट फेज का मतदान हो चुका है, उसको लेकर वोटिंग काफी कम हुई है, उसको लेकर क्या मानते हैं? जनता कहीं ना कहीं नहीं, मैंने तो शुरुआत ही यहीं से की थी कि जनता मोदी सरकार से पूरी तरह निराश है, उसे कोई उम्मीद नहीं है कि हम वोट देंगे उससे क्या होगा। दूसरा, लोगों में दहशत है, लोगों में दहशत है। उसका उदाहरण मैंने बताया कि कई लोग अपने कह रहे हैं हम वोट तो देंगे लेकिन घर पे मीटिंग नहीं कराएंगे। ये पहली बार स्थिति पैदा हुई है भाई, चुनाव आज से नहीं हो रहे हैं। लोग अपने जिसकी जो पसंद होती है, लोग मीटिंग कराते थे, लोग एक दूसरे के साथ काम करते थे, प्रचार करते थे। तो मोदी सरकार ने 10 साल में इस देश में निराशा और डर पैदा किया है, जिसकी वजह से ये मतदान कम हो रहे हैं। अरोड़ा जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि शायद आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 8 तो सूरत के अंदर 8 तो आजाद कैंडिडेट का नामांकन विड्रॉ हुआ और कांग्रेस के मेन कैंडिडेट का कवरिंग का रद्द हुआ। इसके पीछे आप कोई क्या देखते हैं? किस तरह से
ये बताया जिस प्रकार से गोपाल राय जी ने कि लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। ये लोकतंत्र को मजाक बना के रख दिया गया है। नहीं तो पहली बार है कि आपके जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उनको बुला के कहते हैं कि आप वापस लो। कांग्रेस का नॉमिनेशन रद्द करा दिया। नॉमिनेशन आज रद्द करने की पावर रिटर्निंग अफसर को तब है जब वो किसी भी कैंडिडेट को, जिसका कैंडिडेट का नॉमिनेशन होता है, उसको पहले सूचना देगा कि आपकी ये कमी है, इसको दूर करो। पहले ये नोटिस देना पड़ता है। और पहले होता था कि जब मर्जी रिटर्निंग अफसर खत्म कर देता था, परंतु अब कोई भी उसमें कमी होती है रिटर्निंग अफसर को कैंडिडेट को बताना पड़ता है। आज एक समस्या और है, चारों तरफ बरसात आई है पूरी कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर। पिछले 10 दिन से मैं लगातार हरियाणा सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि आप मंडियों से गेहूं का उठाव नहीं कर रहे। आपने अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को ठेके दे दिए हैं, जानबूझ के किसान को परेशान करने के लिए। किसान आज मंडियां पूरी भरी पड़ी है, कट्टे लगे हुए हैं वहाँ पे। किसान खेत से फसल उठा के पूरी तरीके से मंडी में नहीं ला पा रहा। उसकी खेत में पड़ी हुई फसल भीग रही है, मंडी के अंदर पड़ी हुई फसल भीग रही है, और भारतीय जनता पार्टी इस पे बिल्कुल बेपरवाह है। उनके ठेकेदारों ने जानबूझ के किसान को तंग करने के लिए, आड़ती को तंग करने के लिए और अडानी के स्यालो चलाने के लिए ये साजिश रची जा रही है। अडानी के स्यालो के बाहर ढांड मंडी इन्होंने बंद कर दी, बारदाना देना बंद कर दिया। वहाँ पे 10-10 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी हुई है। परेशान है किसान, दिन और रात ट्रैक्टर के अंदर सो रहा है और ट्रैक्टर के अंदर खड़े खड़े अब उसका गेहूं भीग रहा है। ये जो साजिश रची जा रही है, किसान इस जुल्म का जवाब वोट से दे। गोपाल जी, जो इजराइल की आपने बात की थी, लास्ट वाला मेरा माफ कीजिएगा, इजराइल युवा गए हैं, 7 लेता सूबा है कैपिटल जिला, वहाँ से युवा गए, युद्ध में उन्हें झोंक दिया गया, गोली लगी है। उनसे आम आदमी पार्टी मिलेगी क्या परिवार से? नहीं, परिवार से भी आया था और 500 बच्चे गए हुए थे। तो परिवार से लोग मिल चुके हैं। और देखो, परिवार से जो लोग भी हैं, चाहे किसान हो चाहे नौजवान हो, आम आदमी पार्टी सबके साथ पूरी तरह से खड़ी है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी स्थिति में जाने के लिए हमारे हरियाणा का नौजवान क्यों मजबूर हुआ, और सरकार मजबूर कर रही है। अपने आप तो यहाँ से उठ करके नौजवान नहीं जा रहा है इजराइल, उनके जाने के लिए तो राज्य सरकार से लेकर के केंद्र सरकार व्यवस्था कर रही है। तो ऐसे जब हालात वहाँ पर बने हुए हैं जहाँ पर लोगों को जान जोखिम में है, ऐसी स्थिति में नौजवानों को वहाँ से मतलब ला करके वापस उनको यहाँ रोजी रोटी देने की जगह सरकार जिस निर्णय पर अटकी हुई है, मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तुरंत सरकार को अपनी इस पॉलिसी को चेंज करना चाहिए। गोपाल राय जी, सबसे बड़ा सवाल है कि आप जितना भी इंडिया गठबंधन के लोग थे वो कल चुनाव योग्य गए हैं, आपको लगता है कोई राहत मिलेगी सूरत इशू को लेकर? देखिए, राहत तो जनता के हाथ से मिलनी है, क्योंकि जनता के वोट के ताकत के आड़ में ही ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए देश के लोगों से मैंने पहले भी अपील की और फिर कहना चाहता हूं, अभी खड़े हो। ये चुनाव का ही वक्त है जहां चुपचाप आप क्रांति कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो। इस बार अगर चूक गए तो जैसा मैंने कहा कि सूरत जैसी अब स्थिति पैदा करेंगे, कल वोट डालने का अधिकार भी छीन लेंगे। इसलिए सबको, देश के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, समाधान वहीं से निकलने वाला। पूर्व डिप्टी सीएम और पूर्व सीएम आमने सामने हैं, चाहे शराब की बात हो चाहे और दूसरी ऐसे मुद्दे हों, उनको लेकर उन्होंने कहा कि हम जांच करेंगे, अगर कोई दोषी हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। शराब इशू को लेकर किन्होंने कहा है? हरियाणा के गठबंधन टूटा है, आपस में आरोप लगा। देखो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक्सपोज हुई है, अगर उन्होंने काम किया होता तो सरकार के मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत क्यों पड़ती?